नसीम, चीन की तरफ से मिस्र को जंगी हथियार डिलीवर किए गए हैं। मिस्र की जो एयरफोर्स है उसके अंदर ये बड़ी उनको कामयाबी हासिल हुई है और उनकी एयर डोमिनेंस के अंदर ये बड़ा इजाफा हुआ है। चीन के जंगी हथियार इस वक्त मिस्र को डिलीवर किए गए हैं और वो मिस्र जो इस वक्त इजराइल के साथ जंग की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। और बरतानिया के एमपीज को जो गिरफ्तार किया गया है वो इजराइल को एकदम महंगा पड़ गया है अपनी एरोगेंस के अंदर, और बरतानिया की जानिब से सख्त इकदाम लेने का फैसला कर लिया गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका में बड़े गैर मामूली मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारी रियासतों के अंदर अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर इस वक्त फलस्तीन के लिए जो मुजाहरे हैं वो देखे जा रहे हैं। वहां पर आप देख रहे हैं तमाम 50 रियासतों में मुजाहरे हो रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो इकट्ठे हो गए हैं और तमाम मिलकर जो है वो ट्रंप के खिलाफ जो है इस वक्त मुजाहरे कर रहे हैं और फलस्तीनियों के लिए इस जंग को रोकने के लिए मैसिव लेवल के ऊपर जो प्रोटेस्ट है वो वहां पर जारी है। और इलोन मस्क जो है ट्रंप से पीछे हट गया। इलोन मस्क ने दो चीजों की मुखालफत कर दी है जो दोनों मेन नारे हैं ट्रंप के। एक तो इमिग्रेशन, मैस इमिग्रेशन की मुखालफत जो है वो इलोन मस्क ने कर दिया। दूसरा टैरिफ की मुखालफत जो है वो इलोन मस्क ने कर दी। इलोन मस्क वाज़ेह तौर पर ट्रंप से अपोजिशन के अंदर चला गया है, तो ये एक बड़ी तब्दीली वहां पर आ रही है। ट्रंप इंतजामिया जो कि आइसोलेशन में है, अमेरिका कहीं और खड़ा है, ट्रंप इंतजामिया कहीं और खड़ी है। तो ट्रंप इंतजामिया के अंदर के जो हालात है वो ये हैं। तो ट्रंप इंतजामिया जो भी फैसले कर रही है रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग वॉर्स, उस सब का वो नतीजा नहीं निकल रहा है, बल्कि उसका नतीजा अमेरिकन एम्पायर के ज्यादा तेजी के साथ डिक्लाइन के अंदर निकल रहा है। जैसे ओबामा ने खुद बात की, नेतन्याहू की जो मुलाकात है वो ट्रंप के साथ होने जा रही है। ईरान जंग के हवाले से चीजें वहां पर डिस्कस होगी। मैं आपको बता दूं अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर इस वक्त रिस्क है ईरान जंग का। अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो ये जंग ना करे। ये जंग बिल्कुल अमेरिका को सूट नहीं करती है। ठीक है, इससे अभी जो अमेरिका का नुकसान हुआ ये सारे इन जंगों की वजह से हुआ है, तो ये जंग अमेरिका को सूट नहीं करती है। लेकिन इजरायली लॉबी मौजूद है, ट्रंप मौजूद है, उसकी अपनी एक सोच है और उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपने आप को अकल कुल समझता है, सबसे दुरुस्त राइट पर्सन अपने आप को समझता है और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा शख्स जो है वो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है और फिलहाल ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए साबित हो रहा है। और अमेरिका से जो सरमाया है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसा है, वो तेजी के साथ शिफ्ट होना शुरू हो गया यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर। ये टैरिफ के बाद जो है बड़ा नतीजा निकल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस जो एम्पायर है इसके डिक्लाइन के अंदर। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आगे क्या होने जा रहा है? जो इसराइल की इकॉनमी है वो बहुत ज्यादा हिट हुई है टैरिफ से और नेतन्याहू ये भी बात करने जा रहा है ट्रंप से कि ये टैरिफ जो है उनको रिवर्स किया जाए। इजराइल के अंदर इस वक्त शदीद मुजाहरे जो है वो नेतन्याहू की जंग के खिलाफ जारी हैं। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त गजा के अंदर जो बमबारी हो रही है, जिस तरह से बिलखते बच्चे, उनकी वीडियो सामने आ रही हैं, हजारों बच्चे, ऑलमोस्ट 40,000 चिल्ड्रन ऑफ गजा वो यतीम हो चुके हैं और ये नाकाबिले बयान दुख है। देखिए इतने मासूम बच्चे और चेहरों पर जख्म लिए हुए, और अब देखिए हजारों बच्चे हैं जो जिनकी वीडियोस आती हैं कि वो अपने वालिदैन की बॉडीज के पास बैठे हैं लवारिस। और ऐसे भी बच्चे हैं इन थाउजेंड्स जिनकी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर भी कोई नहीं बचा है, यानी वालिदैन तो शहीद हो गए लेकिन बाकी जो फैमिली होती है उनमें से भी कोई नहीं बचा है। तो ऐसे बच्चों की तादाद जो वो हजारों के अंदर है जो मुकम्मल तौर पर लावारिस हो चुके हैं। तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुख है जो इस वक्त हम देख रहे हैं और आलमी इस्लाम समेत पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त शदीद गम और गुस्से की लहर जो है वो इस वक्त पाई जा रही है। और मगरिब के लोग भी बोल रहे हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। अभी आप देखिए गेम्स ऑफ थ्रोन जो कि हॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर ज़माना सीरीज है, उसके जो एक्टर हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर आज हम गजा की नस्लकुशी के ऊपर खामोश रहे तो कल को जब हमारे बच्चे बड़े होकर हमसे पूछेंगे कि जब ये सारा सानिया हो रहा था तो आप कहां पर थे, आप क्यों खामोश थे, आपने इसमें मुदाखलत क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए जो ये जुल्म हो रहा है ना, ये जेनोसाइड हो रही है, तो दुनिया की तारीख में जो भी जेनोसाइड हुई है हर एक का जो हिसाब है वो भी हुआ है और बाद में दुनिया रोई भी है, बाद में दुनिया ने पछतावा भी किया है कि ये हमारे हाथों क्या हुआ। तो ये आंखों के सामने सबके हो रही है, इसलिए दुनिया को मुदाखलत करवा के इसको रोकना चाहिए। तो मगरबी मुल्कों से भी बड़ा शदीद गम और गुस्से की जो लहर है वो सामने आ रही है और जो इस्लामी हुकूमतें हैं, खासकर जो मिडिल ईस्ट की हुकूमतें हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अवाम की तरफ से शदीद प्रेशर है और गुस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ें होने जा रही हैं, या तो ये गवर्नमेंट्स गिरने जा रही हैं, या ये गवर्नमेंट्स जो है वो जंग के अंदर शरीक होने जा रही हैं, या फिर ये गवर्नमेंट्स जो है वो पूरा जोर लगाकर इजराइल की इस जुल्म को रोकने जा रही हैं, इस ब्रुटैलिटी को, इस
तीन चीजों के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहां तक इजराइल की बात है तो देखिए वो आसमान और जमीन दोनों के कहर का शिकार होगा। एक कहर जो है वो आसमान से टूटेगा और एक कहर जो है वो जमीन से भी आएगा। और ये पागल, जहनी मरीज और इंसानी दुश्मन ये इजरायली जो लीडरशिप है ये अपने अंजाम को हर सूरत के अंदर पहुंचेगी। और अगर आप देखें तो इजराइल ने ये जुल्म करके अपने लिए जमीन तंग की है, अपने लिए उसने जमीन तंग की है। बहुत बड़ी रिपोर्ट्स इस वक्त हमारे पास है हर हवाले से, लेकिन आगाज हम जरा करते हैं जो यूके की तरफ से जो एक बयान सामने आ रहा है, जो उनके एमपीज यहां पर डिटेन किए हैं, यूके के एमपीज, और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया। तो जरा बरतानिया की जानिब से जो बयान सामने आ रहा है ये देखने वाला है। Israel's actions against the two MPs are insult to Britain and will be regretted by Israel। बरतानिया का ऑफिशियल बयान ये सामने आया है कि ये इंसल्ट की गई है बरतानिया की, और इजराइल अपने इस एक्ट के ऊपर बहुत पछताने वाला है। तो देखिए मैं थोड़ा सा सख्त अल्फाज यहां पर इस्तेमाल करूंगा। मैं सिर्फ आपके सामने ये सूरत हाल इस तरह से रख रहा हूं कि देखिए किसी ने कुत्ता पाला और उसको रखा हुआ है उसने भौंकने के लिए और दूसरों को काटने के लिए। तो जो ही वो कुत्ता जो है वो बाकियों को काटता है तो उसका मालिक जो है वो शाबाशी देता है उसको, ठीक है, उसको और खाना डालता है। लेकिन आप जरा सोचिए अगर वही कुत्ता अपने मालिक को पड़ जाए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस कुत्ते का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा? तो ये जो कुत्ता है ये अपने मालिकों को पड़ गया है, तो इसका अंजाम जो है वही होने जा रहा है जो एक किसी ऐसे डॉग का होता है, ठीक है ना, जिन्होंने आकर बसाया, जिसकी वजह से ये यहां पर कायम है, जिसकी वजह से ये सारे क्राइम्स करता रहा है, और वो इसके ऊपर पर्दा डालते रहे, इकोनॉमिक सपोर्ट देते रहे, मिलिट्री सपोर्ट देते रहे, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते रहे, ठीक है। उनके खिलाफ अब ये इकदाम करना शुरू हो गया, उनके एमपीज को गिरफ्तार करना जो है वो शुरू हो गया है। तो ये तो चीज हो गई। दूसरी बात यह है कि आज फिर वो रिचर्ड निक्सन की जो अमेरिकी सदर थे उनकी जो पेशन गोई है वो सच साबित हुई है। जो अगली खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रिचर्ड निक्सन जिनको एक स्कैंडल के अंदर इजरायली लॉबी ने निकलवा दिया था, उन्होंने जो पेशन गोई की थी पिछले दिनों भी मैंने आपके सामने रखी, उसका दोबारा सबूत आप यहां पर देखिए। रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि कभी भी इसराइलियों को ब्लैंक चेक मत देना। अमेरिकन को वो एडवाइस करके गए थे। ब्लैंक चेक से मुराद ये कि कभी इसराइलियों को खुली छूट मत देना, और रीजन के जो बाकी ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना, वगरना जो यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा उसको बाकी ताकतें फिल करेंगी, यानी कि रशिया फिल करेगा, यानी कि आज के दौर में चाइना फिल करेगा, ठीक है। तो ये रिचर्ड निक्सन की पेशन गोई थी। और आप देखिए इजिप्ट ने चाइनीज जंगी हथियार रिसीव कर लिए हैं, चाइना के साथ उसने मुआहिदा कर लिया है जदीद जंगी हथियारों के लिए। F-16 जो हैं वो उसने अबंडन कर दिए हैं अमेरिका से, और चाइना के साथ जाकर मुआहिदा कर लिया है। और इजरायली मीडिया भी इस वक्त कंफर्म कर रहा है कि बाकायदा डिलीवरी इजिप्ट को शुरू हो गई है, और इजिप्ट की जो एयर डोमिनेंस है उसके अंदर बड़ा इजाफा होने जा रहा है। तो आप देखिए रशिया और चाइना मिडिल ईस्ट के ममालिक को जंगी हथियार दे रहा है। उधर ईरान के साथ मुआहिदा उनका तय पा चुका है, बहुत जल्द हम किसी भी वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि जंग वहां पर भी बहुत करीब पहुंच गई है, और इधर इनको जो है वो जंगी हथियारों की डिलीवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। इजिप्ट इज रिप्लेसिंग द अमेरिकन F-16s विद न्यू चाइनीज फाइटर जेट्स। इजिप्ट रिसीव्स J-10C विद PL-15 एयर टू एयर मिसाइल एंड चाइनीज J-10C जेट्स अराइव इन इजिप्ट, मार्किंग शिफ्ट इन एयर सुपीरियरिटी स्ट्रेटजी। इजिप्ट की जो एयर सुपीरियरिटी है उसके अंदर ये बड़ा इजाफा होगा। हजारों की फौज सिनाई के अंदर तैयारी कर रही है, उनके टैंक्स डिप्लॉय हो रहे हैं, गजा के करीब तक उनके टैंक्स देखे गए हैं। और आप देखिए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ भी उसकी बात चल रही है, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, पाकिस्तान के साथ भी उसकी बात चल रही है, और किसी भी वक्त ये डील भी तय हो सकती है अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो ये बहुत बड़ा वाकया है कि ये तमाम मालिक जो है वो जो निक्सन प्रेडिक्शन करके गए थे कि सिर्फ इसराइलियों के ऊपर इक्तफा न करना, अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि हम सबके साथ मिलकर चलें, तो अमेरिका ने उस चीज को फॉलो नहीं किया। तो अब ये ममालिक जो है वो तेजी के साथ किस तरफ जा रहे हैं? चाइना और रशिया की तरफ जा रहे हैं। तो बात यह है कि अगर यह जंग मजीद कुछ महीने चलती है तो आलमी मंजरनामा कितना मजीद बदल जाएगा, कितने अलायंसेस और बदल जाएंगे। आप जरा नोट तो करें 7 अक्टूबर को दुनिया कहां पर खड़ी थी, अभी ये कल ही की बात है। 7 अक्टूबर को दुनिया कहां पर खड़ी थी, किस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, क्या उस आप जरा नोट करें। किसी ने सोचा था कि यूं यूरोप कोलैप्स होगा, यूं अमेरिका और यूरोप का अलायंस कोलैप्स होगा, इतनी तेजी के साथ दुनिया के अंदर बदलाव आएगा, कितनी गवर्नमेंट्स गिर गई हैं, खुद G7 की लीडरशिप। तो उस गजा की जंग ने कितना मंजरनामा तब्दील कर दिया। अगर ये मजीद कुछ महीने जंग चलती है तो आलमी मंजरनामा मजीद कितना जो है वो तब्दील हो चुका होगा। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि अगले कुछ घंटों के अंदर बहुत बड़े वाकयात होने जा रहे हैं। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, और नेतन्याहू वो पहला हुक्मरान होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसी भी मुल्क का जो दूसरी मुलाकात जो है वो ट्रंप के साथ करने जा रहा है।
अच्छा, इसमें ईरान जंग डिस्कस होने जा रही है, इसमें टेरर डिस्कस होने जा रहे हैं, इसमें गजा डिस्कस होने जा रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस डिस्कस होने जा रही है, इसमें रीजनल वॉर जो डिस्कस होने जा रही है। और इस वक्त जो ईरान जंग है उसका अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर रिस्क है। वहां पर मतलब ईरान बिल्कुल तैयार है और मतलब वो खतरा टला नहीं है, किसी भी वक्त अमेरिका का अटैक हो सकता है। जो तमाम जो फैक्टर्स हैं वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर हम उसको डिस्कस करते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अमेरिका को। लेकिन वो ट्रंप है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसके पहले भी फैसले कुछ सेंसिबल फैसले नहीं है, और फिर नेतन्याहू मिलने जा रहा है, और फिर इजरायली लॉबी है, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो सुपर पावर्स होती है ना, इनकी एरोगेंस ही इनसे फैसले करवाती है, ये कभी सेंसिबल फैसले करते नहीं है, इनकी एरोगेंस ही इनसे फैसले करवाती है। तो अब नाज़रीन, जब नेतन्याहू वहां पर पहुंच रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका के जो हालात हैं वो बड़े गैर मामूली अंदाज के अंदर अचानक बदल गए हैं। मकबूल तरीन अमेरिकी सदर के खिलाफ इंतहाई गैर मामूली अंदाज के अंदर अवाम सड़कों के ऊपर निकल आए। पूरी 50 की 50 रियासतों में हंड्रेड्स ऑफ रैलीज, हंड्रेड्स ऑफ डेमोस्ट्रेशंस एंड आप कह लें कि लाखों के अंदर लोग जो है वो पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त निकल आए हैं। और इश्यूज मुख्तलिफ हैं, किसी का कोई इकोनॉमिक इशू है, किसी का जॉब से निकाल दिया गया है, किसी के डिपार्टमेंट्स को खत्म कर दिया गया है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लोग निकले हुए हैं, जंगों के ऊपर लोग निकले हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर लोग, मतलब वो सब जो है वो इकट्ठे हो गए। और इसका नतीजा ये निकला है कि इलोन मस्क जो है वो ट्रंप से पीछे हट गया। इलोन मस्क ने जो दो बुनियादी नारे थे, दोनों से इलोन मस्क जो है वो पीछे हट गया। जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं मैसिव लेवल के ऊपर फलस्तीन के लिए अमेरिका में, यानी बाकी भी हो रहे हैं, साथ में फलस्तीन के भी, वो सब इकट्ठा हो गया है। भाई हर प्रोटेस्ट में आपको फलस्तीनी झंडा भी नजर आ रहा है, हर प्रोटेस्ट में जो बेशक इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से हो रहा है उसमें फलस्तीन के नारे भी लग रहे हैं, वो सब इकट्ठा हो गए, सब मिल गए, लोग निकल आए। 150 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस लेड द डेमोन्स्ट्रेशंस अलोंग विद द यूनियंस एंड वेटरन्स एंड इसके अंदर जो डिपोर्टिंग इमिग्रेंट्स है वो भी उसके हवाले से भी मुजाहरे हो रहे हैं। द फ्लैग ऑफ पैलेस्टाइन was also displayed in Washington DC where they called for an end to the war on Gaza and against Trump Tower on freedom of expression। मुजाहरा बेशक ये हो रहा है कि नौकरियों से निकाला गया लोगों को, उसके अंदर भी फलस्तीन के नारे लग रहे हैं, उसके अंदर भाई वो सारे इकट्ठे हैं ना, वही लोग हैं। तो हर मुजाहरे में कहीं ना कहीं आपको फलस्तीन नजर आ रहा है और स्पेसिफिकली भी फलस्तीन के हवाले से मुजाहरे हो रहे हैं। अब ये ट्रंप टावर के सामने खास तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जब मुजाहरा हुआ है, ट्रंप टावर के सामने जो क्रैकडाउन किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, जिसके ऊपर ओबामा का भी स्टेटमेंट आया है। इट्स हैपनिंग नाउ इन वॉशिंगटन विद अ ह्यूज बैनर बीइंग नेम पैलेस्टीनियन मार्टायर सिंस अक्टूबर 2023। वहां पर एक बहुत बड़ा बैनर बनाया गया है जिसके अंदर उन तमाम फलस्तीनियों के नाम लिखे गए हैं जो अक्टूबर 7, 2023 के बाद गजा के अंदर शहीद हुए। क्राउड्स हेड टू यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट हेडक्वार्टर in pro-Palestine protest waving a huge Palestine flag in Washington DC। क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो जो यूएस इमिग्रेशन का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उसकी तरफ मार्च किया जा रहा है फलस्तीनी झंडे, और चूंकि उस के खिलाफ के जो स्टूडेंट्स हैं प्रो पैलेस्टाइन एंटी वॉर स्टूडेंट्स, उनको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है। फिर कॉल्स फॉर इमीडिएट आर्म्स एम्बार्गो, द रिलीज ऑफ महमूद खलील, वो जो स्टूडेंट है, और बाकी बहुत सारे जो दीगर गिरफ्तार हुए हैं, एंड टू व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन। महमूद खलील को रिहा किया जाए, फलस्तीन की जंग है बमबारी या फौरी तौर पर रोकी जाए। देखिए अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है, इसी से अगला नतीजा जो है वो आप अखज कर सकेंगे। देखिए जो कुछ ये इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रहा है, ये किस चीज का नतीजा है। जैसे वो शेर है ना कि कोई उम्र करता है परवरिश बरसों, कोई हादसा एकदम नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पिछले 2 महीनों के अंदर हो गया है, अचानक से ट्रंप आया है, उसने टैरिफ लगाए हैं और अचानक से ये सारा, ये नहीं है। ट्रंप का आना भी एक हादसा है, और ये हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह अफगान जंग है, इसकी वजह इराक वॉर है, इसकी वजह सीरिया वॉर है, इसकी वजह लीबिया वॉर है, और इसकी वजह सूडान है, बाकी सारी जंगें हैं, और फलस्तीन की जंग है, और यूक्रेन की जंग है, एंड इन द सेंटर, और जिसने कैटलिस्ट का काम किया वो ये गजा की जारिया थी। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जो अमेरिकन एम्पायर है वो जंगों में उलझ उलझ कर ओवर स्ट्रेच हो चुका है। यह बात बुनियादी तौर पर आपको समझने वाली है। अमेरिका में ये जो आकर ट्रंप ने हंगामी इकदाम किए और इस तरह फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर इकदाम उठाए, जिसका बिल्कुल मजीद उल्टा नतीजा निकला, वो ऐसे जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करना और सब चीजें ठीक हो जाए। वो अमेरिकन इकोनॉमी का जो भट्ठा बैठा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन जंगों, जो इजराइल की जंगें थी जिसके अंदर ड्रैग होकर अमेरिकन इकोनॉमी का भट्ठा बैठा। और अगर आप पिछला ब्रिटिश एम्पायर देख लें,
आप सल्तनत उस्मानिया देख लें, उससे पीछे और एम्पायर्स को आप देख लें, इवन रोमन एम्पायर की आप तारीख पढ़ लें, बड़ी फौज, बार बार जंगों के अंदर ड्रैग रहना, इकोनॉमी का नुकसान। ब्रिटिश एम्पायर भी ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इतना कमजोर हो गया, वो टूट गया, और फिर इतना कर्जा जो ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर चढ़ गया। कर्जा किससे लिया? अमेरिका से। जंगों के अंदर बार बार उलझ कर जो है वो कमजोर पड़ गई, कर्जे के ऊपर कर्जे। तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा जो है खुद अमेरिका के ऊपर है, सबसे ज्यादा कर्जा खुद अमेरिका के ऊपर है, ठीक है। तो ओवर स्ट्रेच कर लिया बेसिकली अमेरिका ने, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में लोग ट्रंप को लेकर आए। ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर वो फैसले किए जिसका और मजीद उल्टा नतीजा। मिसाल के तौर पे इसमें अमेरिका जो अपने तमाम इत्तेहादियों का वर्णन कर रहा है, अपनी जितनी कमिटमेंट्स उसने दी हैं पिछले 80 सालों में, जिस लीडरशिप का रोल उसने अज्यूम किया, वो सारा खत्म कर रहा है। बस वो ये है कि अपने आप को बचाओ, जिसको आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं जो किया जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म। ये पुरानी टर्म है, ठीक है ना। बस अपना सर्वाइवल देखो, अपने आप को बचाओ, भाड़ में जाए इत्तेहादी, भाड़ में जाए यूरोप, बाकी इत्तेहादी और जो हमने मुआहदे किए, जो ट्रीटीज की, जो कमिटमेंट्स दी, भाड़ में जाए सब। हमने अपने आप को बचाना है, अपनी इकोनॉमी, अपने लोग, अपने मामला, ठीक है। तो ये ओवर स्ट्रेच का नतीजा है। तो बात यह कि जब पिछली जंगों का नतीजा ये निकल रहा है, तो क्या ट्रंप जो है इस वक्त ईरान वॉर अफोर्ड कर सकता है? बावजूद इसके कि ट्रंप हमला कर सकता है, क्योंकि वो कोई सेंसिबल बात नहीं है ना, हमला कर सकता है, उसके खतरात भी बहुत हैं, लेकिन क्या अफोर्ड कर सकता है अमेरिका? ये अमेरिकन एम्पायर की लास्ट वॉर साबित होने जा रही है। हूतीज उनसे संभाले नहीं जा रहे, ठीक है। अगर गजा के अंदर ये मजीद कुछ महीने जंग जारी रखते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? यमन के खिलाफ मजीद महीने जंग जारी रखते हैं तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि जो ऑलरेडी अमेरिका की यह हालत हुई है जंगों की वजह से हुई है। जाहिर बात है एक एम्पायर एक जंग से तो नहीं टूटता, तो वो जो पैसेज ऑफ टाइम विद डिफरेंट वॉर्स, वो ये नतीजा निकला है। और अगर आप नोट करें तो जो चैट लीक हुई थी जिसके अंदर यमन वॉर का फैसला किया जा रहा है, उसके अंदर भी आप नोट करें कि ट्रंप ये कैलकुलेट कर रहा है, उसने सिर्फ ये ग्रीन लाइट दी है कि हुतीज को खत्म करो। भाई ट्रंप की ये कैलकुलेशन है कि भाई 2-4 बम मारेंगे, हुतीज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आप नोट करें चैट के अंदर भी जो ऑफिशियल्स हैं वो कंफ्यूज है, उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि हम अटैक करेंगे और 10 दिन के अंदर इनको खत्म कर देंगे। वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? शुड वी बॉम्ब यमन? बाकी कह रहे हैं यस यस लेट्स बॉम्ब यमन। तो ये इस तरीके से फैसले हुए हैं, वो उनके पास पूरी कैलकुलेशन नहीं है, तमाम डायनामिक्स को सामने रखकर फैसले नहीं हुए। तो अमेरिका ने जंगों की वजह से अपने आपको ओवर स्ट्रेच किया। अगर अब वो मजीद जंगों में जाता है तो इसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि अमेरिकन एम्पायर बड़ी तेजी के साथ मजीद डिक्लाइन की तरफ जाएगा और ये ममालिक और ज्यादा चाइना के इस वक्त करीब होंगे। आप जरा इलोन मस्क की जरा स्टेटमेंट देख लीजिए, पूरी तरह से जबरदस्त हो गई ट्रंप इंतजामिया। नो इलोन मस्क, मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स आर नॉट कमिटिंग सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड। पहले ये सारा इनका बयान ये था कि ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं। अब इलोन मस्क ने एक तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैस इमिग्रेशन इज इनसेन, मैस इमिग्रेशन पागलपन है, ये इलोन मस्क कह रहा है। सारा बयान ये था उस इलेक्शन का। अच्छा, दूसरी बात जरा देखिए, मस्क सेज ही होप्स यूरोप एंड यूएस टू मूव टू अ जीरो टैरिफ सिचुएशन। मुकम्मल जबरदस्त इस वक्त हो चुका है, यानी दो ट्रंप के सबसे बड़े फैसले दोनों से इलोन मस्क भाग गया है, इमिग्रेशन से भी और टैरिफ से भी। अच्छा, बात ये कि देखें जो टैरिफ वाला मामला है, अब ये कह रहा है कि जीरो टैरिफ सिचुएशन होनी चाहिए। और भाई ये जो सारी बड़ी कंपनीज हैं, ये टेस्ला हो गई, ये बाकी मैग्निफिसेंट 7 जो इनकी बड़ी कंपनीज हैं, और भाई अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदनी किसने है? भाई टेस्ला किसने खरीदनी है? जब टैरिफ इतने, अब आगे से चाइना ने 34% टैरिफ लगा दिए, तो चाइना कैसे खरीदेगा इलोन मस्क की गाड़ियां? या बाकी अमेरिकन कंपनीज हैं बाकी दुनिया में, यूरोप में, इधर इनकी चीजें कौन खरीदेगा? तो फिर यही नतीजा निकलेगा कि चीजें हर मुल्क अपनी बनाएगा और खुद ही उनको इस्तेमाल करेगा, कोई किसी को नहीं बेचेगा। तो ये कंपनीज तो खत्म हो जाएंगी। भाई मल्टीनेशनल कंपनीज तो उसी सूरत में सर्वाइव कर सकती है ना जब उनको फ्री ट्रेड अवेलेबल हो। जब हर कोई टैरिफ लगा देगा तो फिर मल्टीनेशनल कंपनीज तो खत्म हो गई, तो इलोन मस्क के जैसे बंदे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज की सूरत में इमर्ज की है ना, तो वो तो टैरिफ लग जाएंगे तो कारोबार नहीं हो सकता उस तरह। मल्टीनेशनल और ग्लोबलाइजेशन वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। तो वैसे भी जैसे ओबामा ने कहा कि इन टैरिफ से अमेरिकन इकोनॉमी को बेहतर होने वाली नहीं है। और जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से 1939 में अमेरिका में, उस वक्त भी यही प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी, उसका नतीजा और ज्यादा खराब निकला था। वो तो सिर्फ ये हुआ कि आलमी जंग छिड़ गई और यूरोप को धड़ाधड़ असला बेचा अमेरिका ने और बाकी चीजें बेची, क्योंकि यहां तो तबाही हो रही थी। तो अमेरिका ने जो चीजें बेची उससे अमेरिका अमीर हुआ, क्योंकि ये जंगों में थे। लेटर ऑन अमेरिका भी जंग के अंदर आ गया, लेकिन बुनियादी तौर पर उसने बहुत मुनाफा कमाया उस आलमी जंग से।
अच्छा, तो ये एक चीज, आप जरा इससे भी बड़ी जरा खबर देखिए। यूके वेल्थ मैनेजर्स रिपोर्ट इनफ्लक्स ऑफ फंड्स फ्रॉम अमेरिकन इन्वेस्टर्स। यूके वेल्थ मैनेजर हैव रिपोर्टेड अ नोटेबल राइज in inquiries from US investors seeking to move their assets to UK by concern over the actions of Donald Trump and his administration. ट्रम्प कह रहा है कि मैं बिजनेस जो है वो वापस लेकर आ रहा हूं, कंपनीज वापस लेकर आ रहा हूं, अमेरिका अमीर तरीन होने जा रहा है, ये सारी बातें। इलोन मस्क कह रहा है कि मैस इमिग्रेशन का नारा भी फ्रॉड है और टैरिफ भी ये नहीं होने चाहिए, और बरतानिया ये कह रहा है कि अमेरिका से इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा बर्तानिया में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, बाकी यूरोप के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर्स और वो सारे काबिल लोग वो यूरोप के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना भी उनको वेलकम कर रहा है। तो ये नतीजा है इसका। और अब यूरोप जब इस वक्त फैसला कर रहा है आगे काउंटर मेजर्स लेने के। द यूरोपियन यूनियन एग्रीज ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंटर मेजर्स टारगेटिंग $28 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस इंपोर्ट्स। जो पहला उनका मेजर है 28 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका से यूरोप आ रही हैं उनके ऊपर टैरिफ लगेंगे। यूरोपियन यूनियन सीक यूनिफाइड रिस्पांस टू ट्रम्प्स टैरिफ। तो अमेरिका की पॉलिसीज का सिर्फ नतीजा यह है कि बाकी ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी ममालिक अलायंस बना रहे हैं, यूरोप इंडिपेंडेंट हो रहा है, मिडिल ईस्ट चाइना और रशिया की तरफ जा रहा है। यह सिर्फ उसकी पॉलिसी का नतीजा निकल रहा है, और ट्रम्प की पॉलिसीज को उसके अपनी इंतजामिया इंडोर्स नहीं कर रही है, लोग निकल आए हैं। तो ठीक है, ट्रम्प अब कहां भी बम मारेगा, वो ईरान वॉर शुरू करता है नेतन्याहू के चक्कर में, जो भी करता है, नतीजा हमने आपके सामने रख दिया है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त ईरान जंग का खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ईरान जंग शुरू हुई, ठीक है, तो ये अमेरिकन एम्पायर की लास्ट जंग साबित होगी, और ये न्यूक्लियर वॉर भी होगी। ये भी लिख लें, ये जंग जो है वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, बल्कि ये न्यूक्लियर वॉर होगी। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।